हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस। परचम क्लासेस के पॉलिटी के सेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी के सेशंस में जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं वो है कंटिन्यूड टॉपिक पार्लियामेंट्री सिस्टम। कल हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, आज हम सेकंड पढ़ेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। साथ ही साथ हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों अडॉप्ट करा है, इसके रीजंस जानेंगे, और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम जिससे हमने अडॉप्ट करा है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसमें और हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में भी जानेंगे। सो क्लास की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, क्लास चालू करने से पहले आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। दो ऐसी कंट्रीज जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो करती हैं और दो ऐसी कंट्रीज जो पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करती हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बट ये वो कंट्रीज नहीं होनी चाहिए जो मैंने कल की क्लास में आपको बताई थी। कोई नई कंट्री का नाम आपको बताना है, दूसरी कंट्रीज का नाम बताना है। जैसे ब्रिटेन और इंडिया में आपको बता चुका था पार्लियामेंट्री सिस्टम, साथ ही साथ यूके एंड ब्राजील में आपको बता चुका था प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो इनके नाम के अलावा यू हैव टू गिव सम अदर कंट्रीज नेम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दी टुडेज लेक्चर। सो मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम के क्या मेरिट्स है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने क्यों अडॉप्ट करा, उसके मेरिट क्या है, किस वजह से उसकी अच्छाइयाँ जो हमने उसको अडॉप्ट करा, तो उसका कारण क्या है जो हमारे फोर फादर्स को दिखी कि यार ये सिस्टम बढ़िया है रादर देन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सो वी शुड अडॉप्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये इसका ये मतलब है। सो पहला तो पॉइंट ये है हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अब बहुत ही सिंपल सी बात है कि भाई साहब हमारा लेजिस्लेचर लोकसभा, इसी में से हमें क्या करना है, लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ, उन्हीं में से इसी में से हमारे एग्जीक्यूटिव निकलेंगे। हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ से निकलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहाँ से निकलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, इन्हीं में से हम एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, इन्हीं में से हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं। जनरली जो रूलिंग पार्टी होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको हम मिनिस्टर्स बनाते हैं। सो बेसिकली एग्जीक्यूटिव कम्स आउट ऑफ द लेजिस्लेटिव ओनली। कहाँ से आता है, लेजिस्लेटिव के अंदर से ही आता है। तो इम्प्लाइड बात है जब उसमें से आ रहा है तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की क्या होगी, हार्मनी होगी। इनके सिंक्रोनाइजेशन, सारा स्टेप कितना होगा, इन सिंक्रोनाइजेशन होगा, इन हार्मनी होगा, बहुत अच्छे से काम होगा क्योंकि इन्हीं में से आए हुए लोग हैं, कोई बाहर का लोग नहीं होता है। जैसे यूएस में क्या होता था, जैसे आपको पता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट इट्स सेक्रेटरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट्स। वो अपने एक्सपर्टीज के बेस पे सेक्रेटरी और मिनिस्टर बनाते थे। वो जरूरी नहीं है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए टू बी अ सेक्रेटरी या टू बी अ मिनिस्टर, ठीक है। तो उसमें हार्मनी नहीं होती, फिर वो दो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, लेजिस्लेटिव अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, और फिर उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूटिव कम्स आउट ऑफ द लेजिस्लेटिव ओनली, उसी में से निकलती है। सो इट इज इंप्लाइड कि भैया हार्मनी इन लोगों में होगी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में। क्लियर है। देन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो हमारा मेन टारगेट है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी है हमारी, तो हम अकाउंटेबल भी होने चाहिए। सो हमारी जो गवर्नमेंट बनी, जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो टोटली अकाउंटेबल है, फुल्ली अकाउंटेबल है। इसके बारे में हम कल भी डिस्कशन कर सकें, किसके लिए, लेजिस्लेचर पे, रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर। और ये थंब रूल है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर इन इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है कि एग्जीक्यूटिव जवाबदेही होगा किसके लिए, किसको, लेजिस्लेटिव को। क्लियर है। और वो कैसे होता है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे एडजमेंट मोशन, डिस्कशन, क्वेश्चन आर और नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ऐसी पावर्स हैं हमारे पास, जो हमारे लेजिस्लेचर में बैठे हैं लोग, उनके पास ऐसी पावर होती हैं जिसको यूज करके वो उन किससे रिस्पॉन्सिबिलिटी मांग सकते हैं, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, उनसे जवाबदेही मांग सकते हैं, उनसे रीजन मांग सकते हैं कि आप ये कोई भी एक्ट पास कर रहे हो, आप कोई भी बिल लाए हो तो उसका रीजन क्या है। इससे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आने की वजह से, डिस्कशन होने की वजह से जो एक्ट्स निकलते हैं, जो बिल्स पास होते हैं और फाइनल लॉ बनते हैं, वो बहुत ही सोचे समझे और रिस्पॉन्सिबली निकलते हैं। क्लियर है। सो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इज अनदर फीचर। देन prevents despotism. Executive authority is vested in a group of individuals or not an individual. Dispersal of authority maintains the check on dictatorial tendencies of the executive. अब क्या है, एग्जीक्यूटिव जो हमारा पैटर्न है उसमें एग्जीक्यूटिव में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है सब उसी में से आए, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंशियल रूल या कोई भी ऐसा होता है कि डेस्पोटिज्म वाला फील नहीं है और तानाशाह वाला फील नहीं है कि एक आदमी को राजा है और सारे के सारे हक उसके पास हैं, सारे लॉज बनाने के हक उसके पास है। हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी पावर नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कर पाए, सारे डिसीजन अपनी मर्जी से ले पाए। पूरी कैबिनेट की मंजूरी होनी चाहिए अगर एक लॉ बनाना है। आज मेरे को कोई भी लॉ बनाना है, जो प्रधानमंत्री या मोदी जी को कोई भी लॉ बनाना है, तो उसमें उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री की अप्रूवल चाहिए। जो भी कैबिनेट जो भी पोर्टफोलियो होल्ड कर रहा है वो उससे रिलेटेड एक बिल लाएगा, बिल लाने के बाद उस पर डिस्कशन होगा, मोदी जी आएंगे, मोदी जी से बात होगी, पूरा काम होगा, जब जाके डिसाइड होगा कि ये बिल होगा या नहीं होगा। सो ऑटोमेटिकली एक आदमी का राज चलने वाला सिस्टम नहीं है। तो प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म, ये चीज इसको रोकती है। क्लियर है बात।
लेकिन इसका एक बात है कि ये हमारी कैबिनेट को पावरफुल बनाता है। ये भी अभी एक आगे पॉइंट आएगा तो सीधे डिस्कस करेंगे। एक आदमी का कंट्रोल नहीं है, एक आदमी के पास पावर नहीं है, बल्कि पूरी कैबिनेट के पास पावर होती है कि वो अपने हिसाब से रूलिंग कर सके। इसको अभी और अच्छे से डेप्थ से आगे वाले पॉइंट में अपन पढ़ लेंगे। सो अनदर फीचर, फोर्थ पॉइंट, रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट। अगर रूलिंग पार्टी मेजोरिटी हार जाती है, मेजोरिटी लूज कर देती है और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, या किसी कारणवश वो मेजोरिटी नहीं है उन लोगों के पास, पार्टी टूट गई या XYZ कोई भी रीजन है, तो जो दूसरी पार्टी है, जो दूसरी मेजोरिटी है, सेकंड बेस्ट मेजोरिटी है, उसको मौका मिलता है कि वो अपनी सरकार प्रूव करे और सरकार बनाए। तो हमेशा ये क्या होता है, एक रेडी ऑल्टरनेटिव बैठा हुआ है गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट का काम करने का तरीका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। क्योंकि साथ ही जैसे ये गवर्नमेंट अगर टूट गई तो यहां से क्या हो जाएगा, दूसरी गवर्नमेंट तैयार है, आपको वापस इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है, आप हाथों हाथ ही आपके पास एक दूसरी रेडी ऑल्टरनेट गवर्नमेंट बैठी है। सपोज बीजेपी आज गिर जाती तो जो भी सेकंड पार्टी, जो बेस्ट पार्टी होगी मेजोरिटी वाली, उसको चांस दिया जाएगा कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करे। अब गवर्नमेंट फॉर्म करे तो वापस उसको फॉर्म तो उसी प्रोसीजर से करनी पड़ेगी जिस प्रोसीजर से ये हुए, लेकिन इलेक्शन नहीं होंगे, रेडी अवेलेबल है। क्लियर है बात, मेजोरिटी उनको भी प्रूव करनी पड़ेगी। ओके, सो फिफ्थ, वाइड रिप्रेजेंटेशन। अगेन एक और मेरिट, वाइड रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट में, हमारे लोकसभा में, पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग आते हैं और अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग क्लास को बिलोंग करते हैं। सो हमारे पार्लियामेंट में एक वाइडर रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एवरीबडी, और यही वाइडर रिप्रेजेंटेशन जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सिलेक्ट की जाती है प्राइम मिनिस्टर द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब बनाते हैं हम, तो प्रधानमंत्री ध्यान रखते हैं कि हम हर सेक्शन के कुछ कुछ लोगों को कोई कोई मिनिस्ट्री या पोर्टफोलियो दे दे, जिससे हर कम्युनिटी या हर जो एक एरिया सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है शुड बी हैप्पी। क्लियर है। सो क्या होता है, वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है हमारी कैबिनेट में, जिससे हमारे हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी सेटिस्फाई हो जाती है। क्या मतलब है, एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ, क्या लिखा है रादर, एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु आर, एग्जीक्यूटिव से मतलब क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल who are representative of the people. Prime Minister while selecting its ministries can take representation from all sections of the society. तो बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन हम पूरे सोसाइटी को दे सकते हैं, हर कम्युनिटी, हर क्लास में से हम एक लोग को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना सकते हैं, मतलब जो उनकी लिमिट है उसी के अंदर। पर हाँ ये है कि इससे हमारा क्या पर्पस सॉल्व होता है, वाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंट्री उस हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। देन कमिंग टू डीमेरिट्स, मेरिट तो समझ में आ गया हमारे को, मेरिट अच्छा ही है, क्या क्या, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, डेस्पोटिज्म नहीं हो सकता, वाइड रिप्रेजेंटेशन है, हार्मनी है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में, ये इसके मेरिट्स हैं। अब आते हैं हम इसकी बुराइयां क्या हैं, जो बुराइयां हैं या बुराइयां हो सकती है या लग रही हैं। सो डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, सबसे पहला अनस्टेबल गवर्नमेंट। अब क्या होता है, दो टाइप की गवर्नमेंट बन सकती है, या तो स्टेबल बनेगी या फिर रिस्पॉन्सिबल बनेगी, या तो स्टेबल बनेगी या रिस्पॉन्सिबल बनेगी। स्टेबल गवर्नमेंट कब होएगी, जैसी हमारी यूएस में होती है स्टेबल गवर्नमेंट। क्यों होती है, क्योंकि वहां पे दूसरी गवर्नमेंट इनको डिसॉल्व नहीं कर सकती, लोकसभा को, या नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं हो सकता, तो जो गवर्नमेंट है वो डिसॉल्व नहीं होगी, स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी। और यहीं पे पर ये क्या होगा, स्टेबल है तो ऑटोमेटिकली ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। क्या नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। क्लियर है बात, क्यों नहीं होगी रिस्पॉन्सिबल, स्टेबल है तो रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मैं एक बार आ गया तो मुझे पता है अगले 4 साल तक मैं यही हूं, तो मुझे किसकी जवाबदेही देने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली टर्न आउट हो जाता है ऐसा कि वो स्टेबल गवर्नमेंट क्रिएट करता है लेकिन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्रिएट नहीं कर पाता है। और ऐसा है भी यूएस में, जैसे आपको पता है जो एग्जीक्यूटिव है इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव, वो नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। तो या तो आप स्टेबल बना लो या रिस्पॉन्सिबल बना लो। और इसी के प्रति हमारे हिंदुस्तान में क्या है, हमारे हिंदुस्तान में है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जवाबदेही वाली सरकार है, जिनको हर चीज का जवाब देना है, उनसे क्वेश्चन होता है, उनसे डिस्कशन होते हैं। तो ऑटोमेटिकली अगर वो गलत काम करेंगे तो वो स्टेबल नहीं रहेंगे। अगर हल्का सा भी उनका काम गलत हुआ विच इज नॉट लाइक्ड बाय द पीपल अराउंड, हमारा लेजिस्लेटिव उसको अलाउ नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। तो हमारी गवर्नमेंट क्या है, हमारी गवर्नमेंट है रिस्पॉन्सिबल बट अनस्टेबल। यूएस में क्या है, स्टेबल बट नॉट रिस्पॉन्सिबल। क्लियर है बात, क्लियर है। सो यही है अनस्टेबल गवर्नमेंट। मिनिस्टर्स डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ द मेजोरिटी लेजिस्लेटर। मेजोरिटी है जब तक राज है, नहीं है कोई भी ऐसी चीज होगी जिससे आपने मेजोरिटी लूज कर दी, कोई पार्टी आपसे अलग हो गई, लोग अलग हो गए, कई बार खरीद फरोख्त होने लग जाता है। आपने देखा होगा बाड़ बंद कर देते हैं इन लोगों को, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनको
बांध के थोड़े टाइम के लिए, जैसे अभी भी हुआ है कई स्टेट की सरकारों में, बेड़ाबंदी कर देते हैं, इन लोगों को एक जगह बंद कर देते हैं कि भैया आप लोगों की खरीद फरोख्त नहीं हो जाए, आप एक्सचेंज नहीं हो जाए, आप हमारी पार्टी से किसी और पार्टी में चल गए तो हमारी मेजोरिटी लूज हो जाएगी। तो ऐसा भी होता है। तो ये अनस्टेबल गवर्नमेंट है, ये खतरा हमेशा मंडराता रहता है। और इसका फायदा यही है कि अनस्टेबल है, इस वजह से रिस्पॉन्सिबल है, काम अच्छे करेंगे, नहीं तो इनको लात पड़ जाएगी। क्लियर है? देन नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, बहुत ही ऑब्वियस बात है भी, नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। अब क्योंकि रेडी ऑल्टरनेट गवर्नमेंट बैठी है, प्लस हर इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट आने के चांसेस हैं। जरूरी नहीं है ना कि बीजेपी हमेशा रहेगी, कोई गवर्नमेंट दूसरी कांग्रेस आ सकती है, आप आ सकती हैं, कोई भी नई फर्दर पार्टी बन जाए वो आ सकती है, या जो छोटी मोटी पार्टीज है वो आ सकती है। क्लियर है बात? पहले भी ऐसा ही हुआ, ऐसे ही होता आ रहा है हमारे देश में। तो एक गवर्नमेंट सेम तो रहेगी नहीं, चेंज होती रहेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमेशा चेंज होते रहेंगे। तो चेंज होने से जो पॉलिसीज मैं बना रहा हूं वो कंटिन्यूड नहीं रहेंगी, क्योंकि आगे वाले आदमी को हो सकता है मेरे तरीका सही ना लगा हो, मेरी पॉलिसीज में कोई उनको कमियां लगी हो। मैं बहुत अच्छे सेंस में बात कर रहा हूँ। नेगेटिव लोग तो बहुत ही कुछ भी कर लेते हैं। जैसे आपने इंदिरा गांधी जी ने जब बहुत सारे अपने अमेंडमेंट निकाले थे, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान निकाले थे, तो मोरारजी देसाई साहब, जो कि उनसे बहुत 36 का आंकड़ा था, तो जैसे ही वो गवर्नेंस में आए, जब पावर में आए, तो उन्होंने इंदिरा गांधी जी के सारे प्रोविजंस को उलटफेर कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो पॉलिसीज डिसकंटिन्यू कर दी। और सिमिलरली जब वापस इंदिरा गांधी जी आई तो उन्होंने भी क्या कर दिया, जो मोरारजी देसाई जी की पॉलिसी थी उनको उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। सो जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होगी, कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसी डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर है बात? सो नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, नॉट कंडक्टिव फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की बात हो रही है यहाँ पे ऑब्वियसली, क्योंकि शॉर्ट टर्म है तो वो तो उनके दरमियान, उनके टेन्योर के दरमियान ही निकल गई। लेकिन कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी है कि भैया 20 साल के लिए हम कोई पॉलिसी बना रहे हैं या कोई बड़ा काम कर रहे हैं जिसको लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहेगा, तो वो उसमें डिसकंटिन्यूएशन हो सकता है। क्लियर है? चेंज इन द रूलिंग पार्टी इज ऑफन फॉलोड बाय द चेंज इन पॉलिसीज। ये मैंने आपको समझा ही दिया। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक सरकार जो पॉलिसीज बनाती है उसके विपरीत आने वाली नई सरकार उसके विपरीत पॉलिसी बनाती है। क्लियर है? देन डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, ये आ गया ये पॉइंट। एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, द कैबिनेट ऑटोक्रेटिक एंड अनलिमिटेड पावर। तो ऑटोक्रेसी ऑफ किसकी आ जाती है? कैबिनेट की बात हो जाती है यहाँ पे। वहां पे हम डेस्पोटिज्म तो रोक लेते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं, क्योंकि एक आदमी के पास पावर नहीं है, लेकिन हमारी कैबिनेट बहुत बड़ी पावरफुल हो जाती है। तो कैबिनेट जो चाहे वो कर सकती है। तो जब भी कोई स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी के साथ आता है, मतलब स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी से मेरा मतलब क्या है, 272 प्लस सीट्स के साथ आता है, तो मेजोरिटी में और कैबिनेट में उन्हीं के लोग रहेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में उन्हीं के लोग रहेंगे। तो उन्हीं के लोग रहेंगे तो वो अपने एजेंडा के अनुसार पॉलिसीज बना सकते हैं, फ्रेमवर्क कर सकते हैं, देश को अपने अनुसार वो मोल्ड कर देते हैं। तो कैबिनेट की जो पावर है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तो इसलिए ये क्या है, डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट जो है, ये एक फीचर देखा गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। एक इंसान, तानाशाह वाला फील नहीं है, तानाशाह वाली बात नहीं आती कि एक इंसान के पास सारी पावर है, एक ही इंसान के पास, लेकिन कैबिनेट पावर है और कैबिनेट पावरफुल हो जाती है और कैबिनेट अपने हिसाब से कोई भी पॉलिसीज फ्रेम कर सकती है, कोई भी एक्ट ला सकती है, कोई भी लॉ बना सकती है। और ऐसा हमें देखने को मिल रहा है अभी के दरमियान। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो मन करता है ये लोग हमारे बीजेपी वाले करते हैं, जो उनको अच्छा लगता है। मतलब गलत सही मैं उसके बारे में कोई कमेंट ही नहीं करूंगा कि गलत है या सही है, पर उनको जो लगता है, उनका जो एजेंडा है वो उसको करने के लिए पावर रखते हैं और वो ऐसा डिसीजन लेते ही हैं। और काफ़ी कैबिनेट जो है हमारी स्ट्रांग है। जीएसटी की आप बात कर लो, डीमोनेटाइजेशन की बात कर लो, तो बहुत बहुत ऐसी पॉलिसीज ये सरकार लेके आई है जिसके पीछे कारण क्या है, डिक्टेटरशिप ऑफ दी कैबिनेट। कैबिनेट बहुत पावरफुल है। क्लियर है? अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब इसमें वापस वही बात हो गई जो हमने एक मेरिट पढ़ा था कि हार्मनी बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव। लेकिन ये मेरिट तो है, साथ साथ एक ये नुकसान भी है। ये नुकसान कैसे है भाई, कि भैया अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव आर टुगेदर एंड इनसेपरेबल। अब मैंने आपको बताया था कि ये लेजिस्लेटिव है पार्लियामेंट, ठीक है, इसी में से हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर निकालते हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेटिव में से ही एग्जीक्यूटिव निकलते हैं, तो इसका मतलब हार्मनी तो है लेकिन पावर सेपरेशन नहीं है, क्योंकि इन्हीं में से ये लोग निकल रहे हैं, तो इनके पास सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। ये बॉडी इस पर टोटली रिस्पॉन्सिबल है, इनको जवाबदेही है। तो इनके पावर्स इसी में से निकल रहे हैं, इन्हीं में से निकल रहे हैं, सेम पावर्स हैं, तो कहीं ना कहीं क्लैश होता ही होता है। जब दोनों चीजें इसी में से निकल रही है तो इनकी वर्किंग भी कहीं ना कहीं टकराएगी, इनकी वर्किंग भी कहीं ना कहीं टकराएगी। वहीं पे यूएस में क्या है, बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है। वहां पे जो एग्जीक्यूटिव है उसका लेजिस्लेटिव से कोई लेन देन नहीं है, एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटिव अटेंड करना जरूरी नहीं है, वहां का मेंबर होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो आपका कैबिनेट है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है,
वो इन्हीं में से तो आया है, इन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में तो आया है, यानी कि उसकी विचारधारा तो यहीं से आई है। और वो कोई अगेंस्ट काम नहीं कर सकता ना, अगर अगेंस्ट काम करेगा तो उसको पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो उसको क्या करना है, उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना है। इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है वहां पे। एग्जीक्यूटिव पूरी तरीके से उनका मन करे वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको लेजिस्लेटिव पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है। और यहाँ पे क्या उल्टा है कि भैया आपको अलग नहीं है, तो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, क्लियर डिस्टिंक्शन ऑफ पावर नहीं है। सेपरेशन ऑफ फंक्शनिंग जरूर है कि ये फंक्शन आपको करना है, ये फंक्शन ऐसे करना है, लेकिन फंक्शन को करते वक्त कुछ चीजें आड़े आ जाती है और दोनों की पावर्स में क्लैश हो जाता है। तो क्लियर डिस्टिंक्शन ऑफ पावर्स नहीं है। गवर्नमेंट बाय अमेच्योर्स, बहुत ही सिंपल सी बात, वापस गवर्नमेंट बाय अमेच्योर्स, कल भी मैं इस बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। गवर्नमेंट बाय अमेच्योर्स क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वो ही लोग हैं जो कहाँ से आए हैं, हमारी लेजिस्लेटिव में से आए हैं, जो हमारी पार्लियामेंट से आए हैं, जो हमारे लोकसभा से आए हैं, तो उन्हीं में से हम मिनिस्टर बनाते हैं। तो अब जब उनमें ही लोग, सपोज करो सारे के सारे गंदे लोग हैं, सारे के सारे कचरा है, अब मेरे को यहाँ से, मतलब मैं इसको रिलेट मत करना, कचरा नहीं बोलो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर सारे के सारे इसमें कचरा है, ये हमारा लेजिस्लेटिव है, हमारी लोकसभा में सारे के सारे कचरे, या सपोज करो 70% कचरा है, 30% हीरा है, 30% हीरा है, ठीक है, 30% हीरा है, 70% कचरा है। सो अब मेरे को इसमें से अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाने हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाने हैं, तो उठाऊंगा तो इन्हीं में से, इन्हीं लोगों में से उठाऊंगा मेरे, तो ऑटोमेटिकली मैं जो मिनिस्टर बना रहा हूँ वो इन्हीं में से बना रहा हूँ। अब वो मिनिस्टर हो सकता है उस पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड चल रहा हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे, उन्हीं को मैंने मिनिस्टर बना दिया, क्या पता उसके कोई ऐसे एक्ट्स हैं जो कि इलीगल हैं, तो इस तरीके से वो वाला आदमी आ जाएगा। कोई गुंडा राज चला रहा है, कोई साधु है, कोई संत है, मतलब एक्सपर्टीज नहीं है। जो हमारी मिनिस्ट्री है, आज मेरे को फाइनेंस के डिसीजन लेना, तो मेरे को एक्सपर्ट आदमी होगा जब भी डिसीजन ले तो ज़्यादा बेहतर है। क्लियर है? कोई साइंटिस्ट मेरे साथ नहीं है, कोई इकोनॉमिस्ट मेरे साथ नहीं है, इकोनॉमिक्स पॉलिसीज करने के लिए, तो मेरे को जो लॉट है वो इसी में से मिला है। अब इसी में से अगर मैंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाए हैं तो एक्सपर्टीज नहीं आ रही, तो अमेच्योर लोग गवर्नमेंट चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। हालांकि ये लोग साथ में हेल्पिंग सेक्रेटरीज रखते हैं जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं, उस फील्ड के, पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जो हेड है वो कौन है? हेड तो एक अनपढ़ आदमी है, या अनपढ़ नहीं, पढ़ा लिखा भी है, तो वो एक्सपर्ट नहीं है, एटलीस्ट एक थोड़ी सी नो हाउ रखता है, लेकिन एक्सपर्ट नहीं है उस फील्ड का। क्लियर है? सो लिमिटेड चॉइस इन सिलेक्शन। देखिए, लिमिटेड चॉइस इन सिलेक्शन, अब सिलेक्शन तो यहीं से करना है, मेरे पास चॉइस क्या है? मेरे पास पूरे देश की जनता थोड़ी, मेरे पास एक्सपर्ट थोड़ी बैठे कि मेरे को चूज करना है कि भैया मेरे को रेलवेज का एक्सपर्ट है, जो रेलवे अगर मिनिस्ट्री देनी है किसी को तो कोई एक्सपर्ट होगा उसको दूंगा। यहाँ पे तो क्या है, जो आदमी है अवेलेबल है उसी में से देना है, जो है खाने की प्लेट में जो ऑफर किया हुआ है उसी में से मैं खाऊंगा। क्लियर है? सो लिमिटेड चॉइस इन सिलेक्शन ऑफ रजिस्टर्स एज इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अलोन एंड नो एक्सटर्नल टैलेंट। कोई भी एक्सटर्नल टैलेंट को हम इनवाइट नहीं कर सकते कि भैया आप ये मिनिस्ट्री संभालो, वो हमारे को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से ही लाना पड़ेगा। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसा हो सकता है कि हम उनको मिनिस्टर बना दें, लेकिन उसके बाद फिर उसको 6 महीने के अंदर अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, मेंबरशिप जरूरी है। तो जनरली इतनी कोई माथाफोड़ी करता नहीं है। क्लियर है? अब मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़ लिए, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने इसको क्यों अडॉप्ट करा, क्या कारण है कि इसको हमने अडॉप्ट करा पार्लियामेंट्री सिस्टम को। तो सबसे पहला तो फेमिलियरिटी विद द सिस्टम। अब क्या है, जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था तो ये लोग यही सिस्टम फॉलो करते थे, और यूके में भी यही सिस्टम फॉलो होता है, जैसा आपको पता है वेस्टमिनिस्टर मॉडल जो है। तो इट वॉज ईजी फॉर अस टू अडॉप्ट इट, क्योंकि हमने सब देखा हुआ था कि किस तरीके से काम होता है, क्या सिस्टम होता है, कौन किसके सबऑर्डिनेट होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेटिव क्या होता है, जुडिशरी कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ें हमें पता थी। लेकिन इसके विपरीत जब हमारे को प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में सिर्फ हम जानते थे, हमने देखा नहीं था, प्रैक्टिकली नहीं देखा था। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमने प्रैक्टिकली देखा था, हमारी रगों के अंदर था, हमारे चल ही पार्लियामेंट्री सिस्टम रहा था। तो हमने क्या करा कि पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करने से बढ़िया, पूरा एक नया सिस्टम बनाने से बढ़िया वी शुड अडेप्ट इट, हम इसी वाले को अडेप्ट कर देते हैं और हमारे अनुसार थोड़ा बहुत बना लेते हैं। तो इसी वजह से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट करा। देन प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वापस मैंने आपको बताया 2 टाइप की सरकार होती है, या तो स्टेबल होगी या फिर रिस्पॉन्सिबल होगी। तो हमने क्या लगा, नहीं यार हमारे को स्टेबल सरकार की जरूरत नहीं है। स्टेबल मतलब फिर वो चौड़ में कि भैया मैं ही हूँ सरकार, मेरा इच्छा होगी जो करूँगा। रिस्पॉन्सिबल होगी तो क्या होगी, बार बार कुछ नई चीज़ें करती रहेगी, देश के हित के बारे में बात करेगी, लोगों के हित के बारे में बात करेगी। तो रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है। तो इन्होंने क्या करा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को टिक लगाया और बोला कि पार्लियामेंट्री सिस्टम लो, क्योंकि प्रेसिडेंशियल में क्या हो जाता है, स्टेबल सरकार हो जाती है और फिर दादागिरी वाला सिचुएशन हो सकती है। क्लियर है? ये भी हो सकता है कि बेहतर भी बन जाए, देश बेहतर भी बन जाए। जैसे आप देखोगे तो ओबामा और उस टाइम में जो था यूएस का, बहुत ही अच्छा रोल था उनका, वो बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रह चुके थे यूएस के। तो
वो चाहे तो सरकार चाहे तो कुछ अच्छा भी कर सकती है, प्रेसिडेंट चाहे तो कुछ अच्छा भी कर सकती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, क्योंकि वो राजा है और राजा चाहे कि मेरे को तो भलाई वाला करना है, मेरे को आगे ही ले जाना देश को, तो वो ले जा सकता है। और वहीं पे कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो देश का सत्यानाश कर दें, जैसा शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने काफ़ी कुछ किया। साहब भी नहीं बोलना चाहिए उनको वैसे। चलो, नीड टू अवॉइड, बहुत बढ़िया बिजनेसमैन है, पर डोनाल्ड ट्रंप बहुत बढ़िया बिजनेसमैन है। आप उनकी डॉक्यूमेंट्री जरूर देखिएगा, नहीं तो उनके ऊपर भी एक मूवी आई है, आई गेस नेटफ्लिक्स पे है या अमेजन पे है। इट इज़ वेरी नाइस मूवी, अगर कोई भी बिजनेस एप्टीट्यूड रखता है तो जरूर देखिए। देन नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट्स। अब हमारे को क्या था, वापस वही बात हो गई, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है, एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेटिव अलग है, तो इन दोनों की सेपरेशन ऑफ पावर्स है, तो ये कहीं ना कहीं इनमें कॉन्फ्लिक्ट होती ही होती है, इनमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या फायदा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये फायदा है कि ये दोनों एक ही में से निकले हैं, लेजिस्लेटिव में से ही एग्जीक्यूटिव निकल रहा है, तो हार्मनी मेंटेन्ड रहती है और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आते हैं, कम कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, मतलब एक ही लाइन में चल रहे हैं ना, इट इज ऑन द सेम लाइन, लेजिस्लेटिव के बाद एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव में से एग्जीक्यूटिव, और यहीं से हमारे प्राइम मिनिस्टर, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव एक ही बात लो, एक ही लेवल है, ठीक है ना। सो लेजिस्लेटिव से ही हमारा सारा, एग्जीक्यूटिव से मेरा मतलब क्या है इधर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एग्जीक्यूटिव में तो ये पूरा ही आता है, ठीक है ना। फिर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी आता है, और इनफैक्ट अगर अपन स्टेट लेवल पे बात करें तो हमारी आईपीएस आईएएस सर्विसेज हैं जो भी इसी के अंदर आती हैं, क्लियर है। इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी लेक्चर ला रहा हूँ, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी क्या होती है, तीनों का क्या काम है, ये सब मैं आपको बहुत जल्दी सेशन लेने वाला हूँ इसमें। देन नेचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, वाइड रिप्रेजेंटेशन, अभी हमने पढ़ा था कि हमारी सोसाइटी बहुत वाइड है, तरह तरह की हमारी कम्युनिटी है, हमारे यहाँ पे बहुत तरह की लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग धर्म है, रिलीजन है, सब कुछ है, तो सबको रिप्रेजेंटेशन देना पार्लियामेंट्री में, सबको रिप्रेजेंटेशन देना कब पॉसिबल है, जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करेंगे। सबका रिप्रेजेंटेशन, सबका साथ, सबका विकास कब हो पाएगा, जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करेंगे। सो इंडियन सोसाइटी के जो नेचर है उसके हिसाब से पार्लियामेंट्री सिस्टम फिट्स बेस्ट, और ऐसा कई बार डिस्कशन 1970s के टाइम से डिस्कशन चल रहा है कि हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे स्विच कर लें, पार्लियामेंट्री सिस्टम पे नहीं करें, पर बहुत सारी रिपोर्ट्स आई जिससे यही पता पड़ा, वो रिपोर्ट्स निकाली गई जिसमें यही प्रूव हो रहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डूइंग जस्ट फाइन, तो हमें इसे ही कंटिन्यू करना चाहिए, देयर इज नो नीड टू चेंज टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सो दिस वाज ऑल अबाउट पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री के मेरिट्स, डीमेरिट्स और हमने क्यों लिया। अब एक जो हमने ब्रिटिशर्स से, हमने जैसा अभी बोला फेमिलियरिटी विद द कंसेप्ट, फेमिलियरिटी विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो हमने किससे लिया था, ब्रिटिशर्स से लिया था। तो ब्रिटिशर्स से एज इट इज हमने नहीं ले लिया, सेम टू सेम हमने कॉपी नहीं किया, हमने उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं, क्योंकि हम तो भारत देश के लोग हैं, तो हमारे को अपना भी तो कुछ फील चाहिए, ऐसे थोड़ी सिर्फ अंग्रेजों की बातें माननी थी हमारे को, फिर तो हम उन्हीं को रख लेते, तो ऐसा नहीं हुआ। सो क्या हुआ, ब्रिटिश और इंडियन में क्या डिफरेंस है, दोनों के दोनों पार्लियामेंट्री सिस्टम है, दोनों के दोनों पार्लियामेंट्री सिस्टम है, दोनों में प्राइम मिनिस्टर रियल, और दोनों में प्राइम मिनिस्ट्रियल बोला जा रहा है आजकल सिस्टम को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है पार्लियामेंट्री सिस्टम से। लेकिन फिर भी इनमें कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, सबसे पहला रिपब्लिकन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तो यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट है हमारे हेड ऑफ स्टेट कौन है भाई साहब, हमारे हेड ऑफ स्टेट है रामनाथ कोविंद साहब, प्रेसिडेंट साहब। वहीं पे उधर कौन है, ब्रिटेन में कौन है, वहां की रानी, वहां की हेड ऑफ स्टेट है, वहां का जो एम्परर होता है वो वहां का हेड ऑफ स्टेट होता है। सो बेसिकली हेड ऑफ स्टेट की पोजीशन में चेंज है, वहां पे मोनार्क, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क टाइटल चलता आ रहा है। यहाँ पे कोई टाइटल है ही नहीं, यहाँ पे टाइटल सब खत्म हो गए। यहाँ पे क्या है, पब्लिक पोजीशन है जिसके प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है पब्लिक का, और उन्हीं में से प्रेसिडेंट बनता है। क्लियर है बात। सो रिपब्लिकन है वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट, वहां पे पार्लियामेंट बहुत पावरफुल है, पार्लियामेंट जो चाहे कर सकती है, क्योंकि वहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कोई भी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया वो ऑटोमेटिकली फॉलो होता है। सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, पार्लियामेंट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो उनको पावर्स दे रखी है उसी के तहत पार्लियामेंट हमारा काम करता है, ना कि ब्रिटिशर्स की तरह जहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो जो लॉ बनाएंगी, वो जो बात कर रही है वो ही मान्य होता है, और उनकी सुप्रीमेसी पार्लियामेंट की रहती है, सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट बिहेव करता है, जो प्रोसेस, जो लेआउट कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है पार्लियामेंट का, उसी अकॉर्डिंग पार्लियामेंट बिहेव करता है। सो पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम इन आवर कंट्री। देन प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर है वो मेंबर ऑफ लोअर हाउस होना चाहिए, और हमारे यहाँ पे क्या है, मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउसेस। वो राज्यसभा का भी हो सकता है और लोकसभा का भी होता है, जनरली लोकसभा का ही होता है, लेकिन देयर इज अ प्रोविजन कि यार राज्यसभा वाला भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है हमारे देश में,
लेकिन वहां पे क्या होना है, वहां पे लोअर हाउस जो है वहां का, उसी में से हमारे को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। तो मेंबरशिप ऑफ लोअर हाउस इज नेसेसरी फॉर बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर इन ब्रिटेन, वेयर एज देयर इज नो सच केस इन इंडिया। इट कैन बी अ मेंबर ऑफ, ही कैन बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउसेस। आगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहां पे अगर हमने किसी को भी मिनिस्टर बनाया, हमने किसी को भी मिनिस्टर बनाते हैं हम ब्रिटिश मॉडल में, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल में जो ब्रिटेन में फॉलो होता है, तो वहां पे सबसे पहले क्या करना है हमारे को, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। वो मस्ट है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, जब भी उसको कोई मिनिस्ट्री दी जाएगी या उसको मिनिस्टर बनाया जाएगा। हमारे यहाँ पे भी ऐसा है, हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए मिनिस्टर बनने से पहले। लेकिन अगर कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो उसको 6 महीने का पीरियड देते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर आप क्या करो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनो, आपको मिनिस्ट्री होल्ड करने के। उधर क्या है, उधर कोई ऐसा नहीं है, उधर मस्ट है पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक आप क्या होने चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए, जब भी आपको मिनिस्ट्री मिलेगी। क्लियर है? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटर साइन बाय मिनिस्टर, वहां पे कोई भी एक्ट बनता है, कोई भी चीज आती है, तो उसमें मिनिस्टर्स के काउंटर साइन होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट जो है या हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, उनके तो होते ही होते हैं क्योंकि वो रूल ला रहे हैं, लेकिन जो भी मिनिस्टर है, जो भी मिनिस्टर उससे रिलेटेड उस पोर्टफोलियो का है, तो उसके काउंटर साइन भी होंगे और उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है, काउंटर साइन बाय दी मिनिस्टर्स होना चाहिए, लेकिन वहां पे होता है क्योंकि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारी। क्लियर है? देन ये बहुत ही बढ़िया फीचर है, ये है असली चीज, शैडो कैबिनेट ऐसा होना चाहिए। शैडो कैबिनेट क्या है? शैडो का मतलब क्या होता है? परछाई। तो जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो यहाँ पे कैबिनेट का सिस्टम है, वैसा का वैसा रूलिंग पार्टी ने जो बना रखी है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो रूलिंग पार्टी कर रही है, गवर्न कौन कर रही है? रूलिंग पार्टी कर रही है। तो उन्होंने जो अपने कैबिनेट बना रखे हैं, जो जो पोर्टफोलियो जैसे जैसे दे रखे हैं, सेम टू सेम ऐसा का ऐसा एक शैडो बनाई जाएगी, जो सेकंड बेस्ट पार्टी होगी या ऑल्टरनेट पार्टी होगी। ठीक है, ऑल्टरनेट पार्टी होगी। जैसे बीजेपी और कांग्रेस, आज की तारीख में तो कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, पर फिर भी अगर अपन जनरल बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस जैसे दो पार्टीज हैं, तो अगर बीजेपी का जो कैबिनेट है वैसा का वैसा एक कैबिनेट कौन बनाएगा? शैडो कैबिनेट कौन बनाएगा? परछाई जैसा वो बनाएगा कांग्रेस। वो क्या काई के लिए बनाते हैं? वो कोई काम नहीं करते, उनका कोई रूलिंग नहीं है, उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है, पर फिर भी वो बना रहे हैं, वो रिहर्सल करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, नेट प्रैक्टिस करते हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम कैसे काम करेंगे, ये सरकार गिर गई तो हमें जब कैबिनेट उठा के हमारे पास आएगा तो हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, हर मिनिस्ट्री को कैसे डिटेल में रखेंगे, वो सारा का सारा साथ में साथ तैयारी चल रही है। तो उससे क्या होता है, जो रेडी ऑल्टरनेट गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है कि जब अगले दिन हमारे को अगर मौका मिले तो हम अगले दिन सारा टेक ओवर कर ले और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। प्रैक्टिस है वो बेसिकली। साथ ही साथ क्या होता है, जो ये वाली गवर्नमेंट होती है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा कॉशियस हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी टेक ओवर करने में, इट विल बी अ केक वॉक फॉर देम। सो शैडो कैबिनेट बहुत जरूरी है टू फॉर्म दी बैलेंस ऑफ द रूलिंग कैबिनेट। रूलिंग कैबिनेट जो है वो बैलेंस में रहती है, वो ज़्यादा इधर उधर नहीं करती भैया कि यहाँ पे ऑल्टरनेट गवर्नमेंट तैयार है और फुल्ली प्रैक्टिस्ड है। साथ ही साथ इन प्रिपेयर फॉर फ्यूचर ऑफिस, और इनको फ्यूचर ऑफिस के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि जब ये सरकार हटेगी, अगर आपकी सरकार टेक ओवर करती है या आती है, तो उसमें क्या होगा, आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए, आप हर कैबिनेट के बारे में, हर पोर्टफोलियो आपके अंडरस्टूड होना चाहिए और बहुत ही अच्छी से प्रैक्टिस होना चाहिए। क्लियर है? सो बहुत अच्छा क्या कंसेप्ट है शैडो कैबिनेट। इससे इंश्योर किया जाता है कि कंट्री के फेवर में बात हो रही है, देशवासियों के बारे में बात हो रही है, तो ऐसा होना चाहिए। पता नहीं हो पाता है या नहीं हो पाता है, बट होपफुल। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट प्राइम मिनिस्ट्रियल बोल देता हूँ मैं बार बार, पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसको आज हमने मेरिट्स डीमेरिट्स हमने क्यों अडॉप्ट करा, और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम और हमारे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है, उसको भी हमने पढ़ लिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्रेस दी थंब बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर विथ योर